हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान है और पाठ का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ये आपका 5वां पार्ट है राजनीति विज्ञान में और तीसरा और चौथा पार्ट अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस पार्ट के हम पहले छोटे प्रश्न देखते हैं और उसके बाद में बड़े प्रश्नों पर आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, सार्क जिसे अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म है और हिंदी में कहते हैं दक्षेस का गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था 1985 में 1985 में। शुरुआत में इसमें 7 देश सम्मिलित थे और बाद में एक और देश को जोड़ दिया गया जो कि है अफगानिस्तान। तो आपके ये भी प्रश्न आ सकता है कि अफगानिस्तान कौन सा देश था। तो 8वां देश है और कब जुड़ा, तो ये 2007 में जुड़ा हुआ है। एक बार इसका पूरा नाम भी देख लेते हैं। इसका है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन इसे कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, इसी से जुड़ा हुआ है कि साप्टा संबंधित है, मतलब साप्टा किससे संबंधित है। साप्टा भी शॉर्ट फॉर्म है और ये जुड़ा हुआ है सार्क से। इसका एक उप भाग कह सकते हो आप। और ये 2004 में इसके हस्ताक्षर हुए हैं और ये हस्ताक्षर कहाँ हुए, जो दक्षेस का 12वां सम्मेलन हुआ था उसी सम्मेलन में साप्टा का कॉन्सेप्ट आया था और इसे 2006 से लागू किया गया है। साप्टा की फुल फॉर्म अभी आगे देखेंगे हम। अगला है, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए हैं। तो भारत ने बच्चों अभी तक 2 परमाणु परीक्षण किए हैं। एक है 1974 1974 में और दूसरा किया है 1998 में। और दोनों कहाँ किए हैं, राजस्थान के जैसलमेर में एक गांव है उसका नाम है पोखरण। तो पोखरण में किया है। अगला प्रश्न है कि शिमला समझौता कब हुआ, वह किसके बीच में हुआ। तो यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं इसके। तो शिमला समझौता हुआ है जुलाई 1972 में हुआ है और किसके बीच में हुआ है, भारत व पाकिस्तान के मध्य ये फैसला हुआ है जो 1971-72 में युद्ध हुआ था उसके पश्चात की बात है। अगला प्रश्न आता है, ताशकंद समझौता कहाँ और किसके मध्य हुआ। तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ और भारत व पाकिस्तान के मध्य में हुआ और ये हुआ कहाँ, उस जगह का नाम है ताशकंद और ये एक स्थान है तत्कालीन सोवियत संघ का एक नगर या शहर कह सकते हो आप। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के 2 छोटे देश कौन कौन से हैं। जैसा कि अपना चैप्टर का नाम ही है समकालीन दक्षिण एशिया, तो इसमें हम हमारी जो राजनीति है केवल दक्षिण एशिया के देशों तक ही सीमित है। तो दक्षिण एशिया में अपने 8 देश हैं और इनमें प्रश्न अभी ये बन रहा है कि दक्षिण एशिया के 2 छोटे देश कौन से हैं। तो इनका नाम है, एक का नाम है मालदीव और दूसरे का नाम है भूटान। अगला प्रश्न है, दक्षेस यानी सार्क इसका मुख्यालय या सचिवालय या हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी है काठमांडू और काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थापित है। इसी से जुड़ा प्रश्न है कि प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, अर्थात दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो आप देख रहे हो कि एक एक लाइन से 2-2 3-3 4-4 प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मालदीव कब गणतंत्र बना। तो मालदीव गणतंत्र बना सन 1968 में और गणतंत्र बनने के पश्चात वहाँ जो व्यवस्था लागू हुई है उसका नाम है अध्यक्षात्मक प्रणाली और उसके पहले थी सल्तनत व्यवस्था, उनकी वहाँ पर थी। अगला है, बांग्लादेश कब बना। तो बांग्लादेश जैसा आपको पता है कि पूर्व में यह है पाकिस्तान का भाग था और उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था और यह 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ उसके पश्चात ये अलग देश बन गया। ऐसे ही इसी से और जुड़ा हुआ प्रश्न है दक्षिण एशिया का कि श्रीलंका जो दक्षिण में स्थित है वह कब आज़ाद हुआ। तो इसका उत्तर है 1948 सन 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न है, भारत व पाक के मध्य कितने युद्ध हुए हैं। तो भारत और पाक के मध्य 1965 में युद्ध हुआ है, 1971 में युद्ध हुआ है और 1998-99 में भी जो कारगिल वार है वो हुआ है
उसके पहले जैसे अपना देश स्वतंत्र हुआ, 2 टुकड़ों में बट गया, तो उस समय भी 1947-48 में एक युद्ध हुआ था। अगला है पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ? तो पंचशील समझौता 1954 में हुआ। पहली बात तो ये याद रखें, 1954 में हुआ। और किसके मध्य हुआ? भारत व चीन के मध्य ये समझौता हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत व चीन के मध्य युद्ध कब हुआ? तो भारत व चीन के मध्य युद्ध 1962 में हुआ। नेक्स्ट है सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ और किसके मध्य में हुआ? तो ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। और कब हुआ? 1960 में हुआ। और किस लिए हुआ? कि सिंधु नदी का जो बहाव क्षेत्र है दोनों देशों में आता है, तो उसके जल के बंटवारे को लेकर किया गया। अगला प्रश्न है IPKF, अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म है IPKF और हिंदी में कहते हैं भारतीय शांति सेना। तो प्रश्न ये है कि भारतीय शांति सेना कौन से देश में गई थी शांति स्थापन के मिशन के तहत? तो ये गई थी श्रीलंका में। और कब गई थी? सन 1987 में। उसमें राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और 90 तक वहाँ रही। IPKF प्रश्न आपके बनता है तो आप लिख सकते हैं इंडियन, I का मतलब इंडियन, P का मतलब पीस, K का मतलब कीपिंग और F का मतलब फोर्स। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो कि श्रीलंका में तमिलों की रक्षा के लिए गई थी। अगला प्रश्न है फरक का जल संधि ये किसके बीच में हुई थी? तो ये फरक का जल संधि इन 2 देश भारत व बांग्लादेश के मध्य में हुई। क्यों? फरक्का एक नदी का नाम है जिसके जल बंटवारे को लेकर ये संधि हुई थी। कब हुई है? तो उसका उत्तर है 1996 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल राजतंत्र से लोकतंत्र बना। जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल में पहले राजतंत्र था लेकिन उसके पश्चात लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो ये कब हुई है? सन 2008 में। नेक्स्ट है लाहौर बस यात्रा। तो लाहौर बस यात्रा जैसा कि आप विदित है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ में संबंधों को सुधारने के लिए लाहौर बस यात्रा की थी। ये कब की बात है? सन 1999 में। और जैसे लाहौर बस यात्रा बाद में प्रधानमंत्री लौटे तो उसके कुछ दिनों बाद में ही भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध छिड़ गया था। नेक्स्ट है श्रीलंका पर किस समुदाय का दबदबा रहा? अर्थात श्रीलंका में एक बहुसंख्यक समाज है, उनका नाम है सेंगली जाति के लोग वहाँ ज़्यादा हैं, तो उनका दबदबा ज़्यादा रहा। और इसी को लेकर श्रीलंका में काफ़ी वर्षों तक जातीय संघर्ष चलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे है कौन से देश में? ये दक्षिण एशिया के जो 2 देश हैं केवल वहीं पर अभी स्थायी रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। तो ये कौन से 2 देश हैं? एक है भारत और दूसरा है श्रीलंका। अगला प्रश्न है दक्षेस यानी सार्क, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसमें कौन कौन से देश हैं? तो फुल फॉर्म हमने बता दी यहाँ पर और फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसमें जैसे पहले हमने बताया 7 देश थे और बाद में 2007 में अफगानिस्तान और जुड़ गया है तो 8 देश हो गए हैं। तो कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये मालदीव और अंत में है अफगानिस्तान। तो ये आपके सामने छोटे प्रश्न तैयार हो गए और इनसे आप लगभग आसानी से 150-200 क्वेश्चन बना करके तैयार कर सकते हो जो कि आपके छोटे प्रश्नों में मदद करेंगे। अब आते हैं बोर्ड के दूसरी तरफ और ये प्रश्न बड़े प्रश्न हैं तो इनमें देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न फिर अगेन वही आता है सार्क यानी दक्षेस, इसका बनाने का औचित्य क्या था, क्या उद्देश्य थे, कैसे स्थापना हुई? तो सार्क का पूरा नाम है हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये हिंदी में इसका पूरा नाम है और इसी से दक्षेस शब्द बन रहा है। इसकी स्थापना कब हुई? दिसंबर 1985 में। अगला है कि उसके उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वृद्धि करना। जितने देश हैं उन सभी देशों में आपस में परस्पर आत्मविश्वास बढ़े,
ये इसका उद्देश्य था। इन देशों की जो भी समस्याएं हैं दक्षिण एशिया में, उनको आपस में सभी देश मिलकर के सुलझाएं, आपसी योगदान करें और सभी क्षेत्रों में ये सभी एक दूसरे का सहयोग करें। सभी का मतलब राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, वैज्ञानिक है, तकनीकी है, इन सभी क्षेत्रों में सभी को सहयोग करना अपेक्षित है। और सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन सभी में भी ये सभी सहयोग करें, ये इनका उद्देश्य था। अगला पॉइंट इसमें आता है योगदान। अभी आपने पढ़ा कि सार्क का पूरा नाम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और अब हम देखते हैं इसका योगदान क्या रहा। तो मुख्यतः इसके दो बिंदु में हमने इसे योगदान को लिया है। पहला है कि साउथ एशिया में तस्करी को रोकना है, पर्यटन का विकास, खाद्य सुरक्षा है, पर्यावरण है, क्षेत्रीय परियोजनाएं हेतु सामूहिक कोष का गठन करना है, इत्यादि निर्णय इसके द्वारा लिए गए हैं। अगला इसी में है साप्टा, और साप्टा का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। दोबारा एक बार और देख लें, साप्टा का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। अंग्रेजी में है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। और ये जो बना है संगठन, इसका सार्क का एक भाग कह सकते हैं आप, ये बना है 2004 में इसमें हस्ताक्षर हुए हैं और 2006 से ये लागू हो गया है। इसका उद्देश्य था कि ये जो सभी देश हैं दक्षिण एशिया के, इनको दोहरे करों से बचाना, आपस में व्यापार को बढ़ाना, जिसके लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया। और साथ ही साथ यहाँ एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा नियमों को सरल किया, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिले। तो इससे आपका सार्क संबंधी पूरा प्रश्न तैयार हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रीलंका में जातीय संघर्ष। जैसा हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि श्रीलंका को सन 1948 में आज़ादी प्राप्त हुई, और यहाँ पर सिंगली जो समुदाय है वो बहुसंख्या में है, और जो तमिल हैं ये दोनों श्रेणी में है, भारतीय भी हैं और श्रीलंकन्स भी हैं। तो इनमें आपस में अपने एक दूसरे के अधिकारों को लेकर के हमेशा विवाद रहा है, और तमिलों ने एक अलग राष्ट्र की मांग रखी, जिसके लिए वहाँ बहुत सालों तक जातीय संघर्ष रहा। और इसी के लिए जो तमिलियंस हैं उन्होंने वहाँ एक संगठन बना लिया जिसका नाम था लिट्टे, हिंदी में लिट्टे है और अंग्रेजी में है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये एक उग्रवादी संगठन था जो अपने आप को एक तमिल जाति के आधार पर अलग देश बनाना चाहता था, श्रीलंका से अलग। इसलिए वहाँ जातीय संघर्ष हुए, और इसी के फलस्वरूप जब भारत सरकार ने है, तत्कालीन उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्होंने इंडिया पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय शांति सेना को वहाँ 1987 में भेजा, लेकिन उसके फलस्वरूप भी वहाँ पर शांति स्थापित नहीं हो पाई, और अंततः 2002 में इनका श्रीलंकन सरकार के साथ में समझौता हुआ और शांति स्थापित हो गई। तो ये दो प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं। तीसरा प्रश्न है, ये भी अपना दक्षिण एशिया का एक इम्पोर्टेंट देश है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है उसका क्या भविष्य है और क्या उसका पास्ट है। तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना, जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई सन 1947 में, लेकिन कुछ सालों बाद में ही ये लोकतंत्र वहाँ बरकरार नहीं रख पाए, और वहाँ सैनिक शासन के रूप में जनरल अयूब खान ने जो सत्ता में थे उनको अपदस्थ कर दिया और खुद अपने देश की कमांड संभाली और सैनिक तानाशाह स्थापित कर दिया। फिर उसके बाद में क्या होता है, 1971 में निर्वाचित सरकार जुल्फिकार अली भुट्टो 6 वर्ष तक रहे, यानी सैनिक शासन की समाप्ति के बाद में अगेन वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार आई, और उस समय जो प्रधानमंत्री बने वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और ये 6 वर्ष तक शासन में रहे। और फिर 1977 में पुनः एक सैनिक तंत्र की स्थापना हुई, जिनका नेतृत्व किया उस समय के जनरल जिया उल हक। तो आप कह सकते हैं कि उस समय पाकिस्तान में दोबारा से सैनिक तानाशाह स्थापित हो गया। फिर 1988 में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हो गई, वहाँ दोबारा चुनाव हुए, लोकतंत्र स्थापित हो गया, और
बेनजीर भुट्टो, जो कि पहले वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो प्रधानमंत्री थे उनकी पुत्री थी, ये प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन उसके कुछ समय पश्चात ही 1999 में पुनः एक बार फिर पाकिस्तान में सैनिक शासन स्थापित हो गया और ये स्थापन करने वाले थे उस समय के जनरल मुशर्रफ। उसके पश्चात 2008 में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से पाकिस्तान का जो लोकतांत्रिक आधार है उसको आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ मिश्रित रहा है, लोकतंत्र भी रहा और बीच बीच में सैनिक शासन भी आता जाता रहा है। 3 प्रश्न हो गए और चौथा और पांचवा 2 प्रश्न मैं आपको एक साथ ही दे रहा हूँ। ये भी आपके परीक्षा में आने की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल में लोकतंत्र की जो यात्रा है उसका वर्णन कीजिए। एक प्रश्न ये भी अच्छा है, तैयार कर लें इसको आप। और अंतिम प्रश्न है सेम वे कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक स्थापना की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से आपके सामने इस चैप्टर से 5 बड़े प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस सीरीज में हमारा ये तीसरा चैप्टर है जो अभी हमने आज पूरा कर लिया है। और यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले वीडियो प्राप्त हो सकें। मैं समझता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मदद करेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।